चलो, अब हम लोग कुछ पास पेपर के क्वेश्चन देखते हैं और अब सबके मिक्स करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें कह रहा है, इन द डायग्राम द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाई ऑन द साइड्स ऑफ बीसी एंड एसी। दो पॉइंट्स है आपके, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आपका क्यू है, जो कि आपका लाइन बीसी और लाइन एसी पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी। आपकी लाइन ए बी जो है और लाइन आपकी क्यू पी जो है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और फिर हमें नीचे दो लेंस दी हुई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, ट्राइंगल सी पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया लिखते हुए चलते हैं। आपका ट्राइंगल ये वाला जो है ना, छोटा सा, इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ। पहले पार्ट में हमें कह रहा है ट्राइंगल ए क्यू पी। अच्छा, एक एक इस सवाल को करवाने का असल पॉइंट ये है कि देखो, इस सवाल में ना उसने कहीं भी आपको हिंट नहीं दी है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये ट्राइंगल है, ये पॉइंट्स उस पर लाया कर रहे हैं, ये उनकी साइड की मेजरमेंट्स हैं, और एक ट्राइंगल का एरिया बताया हुआ है। बाकी उसने कहा कि एरिया ढूंढ के दो। ठीक है। अब मैं एज अ स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं, तो वो क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए क्यू पी का एरिया ढूंढना है। ट्राइंगल ए क्यू पी है कौन सा? ट्राइंगल ए क्यू पी ये वाला ट्राइंगल है। अब सबसे पहले ट्राइंगल देख के एज अ स्टूडेंट जो दिमाग में ख्याल आएगा, वो ये आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री लगनी है यहाँ पे। अब ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह के ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहला जो आपका ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है, जिसमें आपका 90 डिग्री बन रहा हो। इस ट्राइंगल में तो कहीं 90 डिग्री नहीं बन रहा। फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा होता है? दूसरा ट्राइंगल आपका होता है जो 90 डिग्री नहीं बन रहा होता, जो कि ये वाला ट्राइंगल है आपका। अब इसका एरिया ढूंढने के लिए शर्त क्या होती है कि आपको दो साइडें पता हो और उसके बीच वाला एंगल पता हो। तो फिर फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम? 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। मसला ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड गिवन है, दूसरी साइड भी नहीं गिवन और बीच का एंगल भी नहीं गिवन। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फेल हो जाती है। बच्चे का यहाँ पे आके दिमाग प्रोसेस करना बंद हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से तो निकाल नहीं सकते इस पे। लेकिन अगेन, यहाँ पे अब क्या चीज़ लगेगी? ट्राइंगल के एरिया ना देखो, या तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, या आपका कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में, या अगर हम उस पर बात करें मेंसुरेशन में होता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मेंसुरेशन के थ्रू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मेंसुरेशन का जो काम है वो मोर और लेस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई ग्राफ वगैरह हमें नहीं गिवन। तो आखिरी ऑप्शन बचता कौन सा है? आखिरी ऑप्शन बचता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी का। क्या होता है यार, देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसको कॉपी करते हैं। ये आपकी डायग्राम है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट क्यू, ये 2 है, ये 4 है, और ये आपकी एक लाइन। चलो, ये वाला ट्राइंगल है, इसको मैं यहाँ पे लाया हूँ। यार अगर अब तुम नोट करो, अगर इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ, मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ, तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल बन जाता है? ये आपका वो ट्राइंगल बन जाता है जो कि आपका सिमिलर तो नहीं है, लेकिन इस ट्राइंगल की हाइट सेम है। हाइट से क्या मतलब मुराद है मेरी? या देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं और यहाँ तक लाऊं, तो ये क्या बना रही होगी? 90 डिग्री। तो ये कुछ याद आया? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो दो ट्राइंगल्स का एरिया, वो दो ट्राइंगल्स का एरिया जो सिमिलर तो नहीं है, लेकिन उनकी कॉमन हाइट है। तो उसका एरिया हम कैसे निकालते थे? उस पर चलने से पहले मैं जरा इसकी अब लेबलिंग जरा फिर से सीधी कर दूं। लेटर्स इसके टेढ़े हो गए। ये लेटर ए है, लेटर ई है, लेटर सी, और फोर, टू, क्यू। चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट है।
अब मुझे बताओ हमने एरिया किसका ढूंढना है? हमने एरिया ढूंढना है ट्राइंगल ए क्यू पी का, यानी पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट क्यू ये रहा, पॉइंट पी ये रहा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है। तो हम ठीक है काम करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हमने ऐसा ट्राइंगल फेस कर रहे हैं जो कि आपस में सिमिलर नहीं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन उनकी हाइट सेम है, तो फिर हम उस पर फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हम उस पर फॉर्मूला लगाते हैं एरिया वन ओवर एरिया टू इज इक्वल टू बेस वन ओवर बेस टू। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका एरिया ढूंढना है इस वाले ट्राइंगल का। तो इसका एरिया तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे बताओ क्या इसकी साइड मालूम है? इसकी तो हमें बेस भी नहीं मालूम, हमें इसकी बेस नहीं मालूम, तो हम ये वाला ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर हम एक काम करें कि हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया ढूंढने की कोशिश करें, इस वाले ट्राइंगल के एरिया ढूंढने की कोशिश करें, तो क्या इसकी बेस मालूम है? इसकी बेस मालूम है, कितनी है? 4 है। ठीक है, तो हम एरिया वन और बेस वन में ट्राइंगल ये वाला रखेंगे, ये जो अभी मैं तुम लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, हम इसका एरिया जरा ढूंढते हैं, इसको मैं प्रॉपर लेबलिंग कर दूं ताकि हमें कोई मसला ना हो। हम इसको एरिया वन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया वन है, एरिया वन ढूंढने के लिए हम क्या रखेंगे? हम लोग सिंपली बेस रखेंगे, बेस कितनी है इसकी? 4। और फिर एरिया टू में हम क्या रखते हैं? हम बड़ा वाला ट्राइंगल रखते हैं। तो बड़ा वाला ट्राइंगल आपका पूरा ये वाला होगा, ब्रैकेट कलर चेंज करो। बड़ा वाला ट्राइंगल जो होगा आपका पूरा ये वाला होगा, तो इसकी बेस कितनी है? 4 + 2 कितनी होती है? 4 + 2 आपकी 6 होती है, 4/6। ये आपका एरिया ऑफ शेप टू है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एरिया ऑफ शेप टू कितना है? एरिया ऑफ शेप टू आपका आया है 6। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ शेप टू कितना है? 6, यानी ये पूरे ट्राइंगल का एरिया, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 6 है। जिसमें से एरिया ऑफ शेप वन कितना है? एरिया ऑफ शेप वन आया है 4, यानी ये वाला। तो हम सिंपली करेंगे ये कि अगर हमें पता है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया 6 है और छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 4 है, तो हम 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 - 4 करना है, और 6 - 4 का आंसर क्या आ जाएगा? 6 - 4 का आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा डॉजी कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए नहीं है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एक आसान सा क्वेश्चन उसके साथ कर दिया था। हमने ट्राइंगल ए क्यू पी का एरिया ढूंढना था, और ट्राइंगल ए क्यू पी अगर डायग्राम में देखो तो कौन सा है ट्राइंगल ए क्यू पी? आपका ये वाला एरिया था। ठीक है, अब इसका एरिया ढूंढने के लिए हमें पता था कि हमारे सारे चैप्टर्स फेल हो गए, मेंसुरेशन फेल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब फेल हो गया, तो एट द एंड ऑप्शन क्या बचता है? सिमिलैरिटी का। तो हमने देखा कि ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर हम इसकी थोड़ी सी रोटेशन चेंज करें और उसको इस तरीके से बनाएं, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आती है, वो ये कि ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं आपके, ट्राइंगल ए सी पी यानी बड़ा वाला, और फिर कोई भी छोटा वाला ट्राइंगल, इनकी हाइट क्या है? इनकी हाइट सेम है। अच्छा, हाइट कौन से वाले ट्राइंगल की सेम है? अब यहाँ पे एक बड़ी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जैसे ट्राइंगल ए सी पी है, तो दूसरा ट्राइंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसकी हाइट सेम नहीं है, क्योंकि अगर मैं हाइट यहाँ बना रहा हूँ तो वो दूसरे वाले ट्राइंगल में लाई कर रही है। तो फॉर्मूले में भी हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में भी हम वो वाला ट्राइंगल लेंगे जिनकी हाइट सेम है, यानी ट्राइंगल आपका ए सी पी क्यू, जिसमें मैंने एरिया वन लिखा है, और फिर दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा होगा? ट्राइंगल सी पी ए। इनकी हाइट सेम थी, तो एक की बेस थी 4, एक की बेस थी 4 + 2 6। तो हमने क्या किया? हमने 4/6 करके देखा कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, और आपका जो छोटा वाला ट्राइंगल है यानी ये वाला, उसका एरिया कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सिंपली ये देखा कि अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया आ जाता है। और हमने एग्जैक्टली वही काम किया कि हमने 6 में से 4 को माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी।
ट्राइंगल ए बी सी कौन सा है? ट्राइंगल ए बी सी आपका ये पूरा वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, ये आपका पूरा वाला ट्राइंगल है। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। हम अब इस पे क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमें यहाँ का एरिया पता है। हमें यहाँ का एरिया पता है कितना है, हमें क्वेश्चन ने बताया था 6 है। फिर अभी हमने यहाँ का एरिया निकाला है, और यहाँ का एरिया हमारा कितना आ रहा है? यहाँ का एरिया हमारा 2 आ रहा है। अब हमने आखिरी ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? इसकी तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। तो अब अगेन लाजमी आपका क्या लग रहा होगा? आपका यहाँ पे लग रहा होगा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है? देखो, मैं एक मिनट जरा डायग्राम बना दूं। ये आपका पहला, चलो, ये वाला ट्राइंगल है। इसको नीचे लाते हैं जरा। ये ट्राइंगल है, और हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ढूंढना है। या मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ए बी सी और आपका ट्राइंगल क्यू पी सी ये सिमिलर है? क्या ये बोल सकते हैं? देखो, वजह क्या है? वजह ये है कि एंगल सी जो है आपका, ये शेयर्ड एंगल है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका शेयर्ड एंगल है। और फिर जहां पे हमें ये पैरेलल लाइन दिखी, एक ये और एक ये, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा? यहाँ पे एफ रूल लग रहा होगा। यानी यहाँ का एंगल इधर के बराबर होगा, और इधर वाला एंगल इधर के बराबर होगा। और अगर तुम लोग को याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे बात भी की थी, इसी सेम ट्राइंगल पे। बस फर्क क्या था कि उसकी रोटेशन मैंने क्या की हुई थी? उसकी रोटेशन मैंने यूं रखी हुई थी। तो ये सेम क्वेश्चन है। अब हमें सब पता चल गया कि आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके? यहाँ वाले के। तो अब हम एरिया की बात कर सकते हैं। एरिया की बात कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ शेप वन डिवाइड बाय एरिया ऑफ शेप टू इज इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ वन डिवाइड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ टू का होल स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, एरिया ऑफ शेप वन हम छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, यानी ये वाला। और इसका अगर एरिया की हम बात करें, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना? 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेप वन कितना है? 6 है। एरिया ऑफ शेप टू हम बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, जिसका हमें एरिया नहीं मालूम, तो इसको एक्स बोल देते हैं। इज इक्वल टू एरिया वन जो हमने निकाला है, वो किस ट्राइंगल से निकाला है? छोटे वाले ट्राइंगल से। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी एक लेंथ है 4। और फिर बड़े वाले ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी 4 के? ये बड़ी वाली, 4 + 2 6। 4/6 का होल स्क्वायर। एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। 6/x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 यहाँ पे जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा। 9 × 6 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × x। और 4 फिर यहाँ आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 9 × 6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो 9 × 3 = 27, और 27 डिवाइड बाई 2। आई थिंक इसका आंसर 13.5 बनेगा। 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। सिंपली हमने किया क्या कि हमने सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरा ट्राइंगल का एरिया ढूंढ लिया। ठीक है। आखिरी पार्ट पे आ जाओ। उसके आखिरी पार्ट है ट्राइंगल ए बी पी। ट्राइंगल ए बी पी कौन सा है? ट्राइंगल ए बी पी आपका ये वाला है, जिसको हम निकालने की पहले कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब देखो, ये आसान है। जो मुश्किल काम थे ना, वो हम सब कर चुके हैं। या मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी पूरे का एरिया आया हुआ है, ठीक है। उसमें से हमारे पास ये एरिया भी गिवन है, और हमारे पास ये एरिया भी गिवन है। ये वाला कितना था? 6 था। ये वाला हमने खुद निकाला था कितना? 2। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे ट्राइंगल के एरिया में से 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है। ये आपका 6 था, ये आपका 2 था,
और ये आपका एक्स है। एरिया मैंने लिखे हैं यहाँ पे। एरिया ये आपका एक ट्राइंगल क्यूपीसी, उसका 6 है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर ट्राइंगल ए पी क्यू, इसका एरिया हमने निकाला है 2। और अभी ट्राइंगल ए पी बी का एरिया हमने निकालना है, वो कितना है, वो एक्स है। तो 6 + 2 + x, पार्ट 3। 6 + 2 + x, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 13.5 के, क्योंकि 13.5 हमारा टोटल बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया रहा था। तो 6 + 2 8 होता है। 8 + x = 13.5, x को सब्जेक्ट बनाओ। x = 13.5 - 8, तो ये आई थिंक इसका आंसर 5.5 बनेगा। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। आगे सवाल पे आ जाओ। आगे सवाल में हमें कह रहा है, इन द डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आपकी लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है आपके लाइन डी सी के। और उस पे हमें बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। आपके दो एंगल बराबर बताए हुए उसने, यानी एंगल ए डी बी और एंगल बी सी डी। ये वाले एंगल जो हैं ये आपके बराबर है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये वाला एंगल आपका बराबर है इस वाले एंगल। अच्छा जी। फिर हमें कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल्स ए बी डी एंड बी डी सी आर सिमिलर। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, और सिमिलर दो ही तरीकों से होता है। या तो तीनों के तीनों एंगल इक्वल प्रूव कर दो, या तीनों की तीनों साइडों का रेशियो इक्वल प्रूव कर दो। तो देखो यहाँ पे साइड तो हम नहीं कर सकते। वजह क्या है, हमें एक ट्राइंगल, कौन सा वाला, ट्राइंगल ए डी बी की पूरी साइडों की इंफॉर्मेशन है, तीनों साइड की इंफॉर्मेशन है। लेकिन ट्राइंगल बी सी डी जो है ना, इसमें सिर्फ एक साइड की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें लाजमी क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एंगल का काम यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक एंगल उसने खुद बताया हुआ है कि ये बराबर है। दूसरा एंगल मुझे बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन मिलके क्या बनाएंगी, जी। और जी के जो अंदर एंगल होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला, ये इक्वल होंगे, ऐसे ही। तो यहाँ पे एक एंगल जो हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, वो ये वाला कर सकते हैं, और ये वाला इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और लास्टली मुझे एक चीज बताओ, जब एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल इधर है, ये आपका बराबर होगा इस वाले एंगल के। अब इसको हम लोग लिख के कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल, उसने कौन सा गिवन था, एंगल ए डी बी, ये आपका इक्वल है एंगल बी सी डी के। और ये हमें कैसे इंफॉर्मेशन मालूम है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है। फिर हमें एंगल दूसरा जो निकाला है, वो निकाला है एंगल ए बी डी, ये आपका इक्वल है एंगल बी डी सी के। क्या वजह है इसको इक्वल प्रूफ करने की, ऑल्टरनेट एंगल यानी जी प्रॉपर्टी। तो ये हमने ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू इसको प्रूफ किया है। और लास्टली आपका एंगल डी ए बी, ये आपका इक्वल है एंगल डी बी सी के। अच्छा, ये तीसरे की क्या वजह है यार, ये हमने किस तरह प्रूफ किया है कि जब एक ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखने का क्या तरीका है, ये आपका सम है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। या पता है, इसको एक और चीज लिख सकते हो छोटी सी, कि थर्ड एंगल है ये आपका, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें हमने सिंपली क्या करना था, हमने सिंपली प्रूफ करना था एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर। फिर हमें कह रहा है पार्ट बी में, हमें तीनों साइडों की इंफॉर्मेशन दी हुई है और कह रहा है कैलकुलेट बीसी। अब देखो, हमें आगे कुछ भी करना हो, जहां पे हमें पता चल गया ना कि ट्राइंगल सिमिलर है,
हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे। और वो कैसे देखेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी डी और बी डी सी। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ए बी डी और बी डी सी। ए बी डी ओवर बी डी सी। चलो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं। पहले के दो लेटर ऊपर के, नीचे के दो लेटर, फिर आखिरी के दो लेटर ऊपर के, फिर नीचे के आखिरी के दो लेटर, और फिर ऊपर का पहला और आखिरी लेटर यानी ए डी, और नीचे का पहला और आखिरी लेटर यानी बी सी। इंफॉर्मेशन फिल करना शुरू करो। ए बी गिवन है। ए बी कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, हमें गिवन थी 4। बी डी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, बी डी क्वेश्चन में गिवन है 6 इज इक्वल टू, फिर बी डी नहीं गिवन हमें, ठीक है। फिर हमें बी डी सी गिवन है, डी सी भी नहीं गिवन, इज इक्वल टू ए डी गिवन है 4.2 ओवर, और बी सी गिवन थी, बी सी नहीं गिवन है, बी सी अननोन है। चलो जी, यार सबसे पहले एक फ्रैक्शन अगर आपका ऐसा हो ना जिसकी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों नहीं गिवन, तो ये फ्रैक्शन आपका यूजलेस है। इसको ना हमेशा एंड में लिख लेना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं। ये वाला फ्रैक्शन हमारा काम का है, जिससे अभी हम शायद डील करें। तो क्या कह रहा था यार, पार्ट वन में हमें कह रहा था कैलकुलेट लेंथ बी सी। रेशो हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पे सिंपली बी सी को सब्जेक्ट बनाना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा 4/6, बल्कि नहीं, बी सी आके 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगी 4 BC इज इक्वल टू 6 आके 4.2 से मल्टीप्लाई होगी। 4 यहाँ पे बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाके डिवाइड कर दो। तो बी सी जो है ये आपकी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ओवर 4। सिंप्लीफाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ओवर 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 4.2 क्या होता है, 4 3 ज़ा कितना होता है 12, तो 12, और 2 3 ज़ा कितना होता है 6, तो 12.6 ओवर 2। और फिर 12.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 12 का हाफ कितना होता है 6, और 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 6.3 इसका आंसर आ जाएगा। कीपिंग इन माइंड ये आपका पेपर वन का सवाल है, तो ये कैलकुलेटर के बगैर करना है ओ लेवल्स वालों को, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये साइड बीसी की लेंथ कितनी आ गई, 6.3, ठीक है। आखिरी पार्ट पे आ जाओ। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल एबीडी ओवर बीडीसी। दोनों शेप सिमिलर है ना, तो हम लोग यहाँ से वो वाला रेशो उठाएंगे जिसकी हमें दोनों की वैल्यूज पता है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। तो वो कौन सा है, 4 और 6। सिंपली ये वाला रेशो पिक करो और फॉर्मूला लगा दो, पार्ट बी का पार्ट टू, एरिया ऑफ शेप वन ओवर एरिया ऑफ शेप टू इज इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ वन ओवर कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ टू का होल स्क्वायर। तो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, 4 और 6। 4 और 6 को सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसका होल स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल आगे कोई और पार्ट होता एरिया से रिलेटेड, ठीक है, अगर आगे कोई और पार्ट होता है एरिया से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वो आगे पार्ट में तुमसे ये पूछा था कि इस पूरे शेप का एरिया बता दो, इस पूरे शेप का एरिया बता दो, तो फिर क्या करते हैं, देखो ये तुम्हारे पास जो आंसर आया ना 4 और 9, ये किसका एरिया है, ये 4 आपका इस ट्राइंगल का एरिया है, और ये 9 जो है ये आपका इस ट्राइंगल का एरिया है। तो 4 और 9, 4 + 9 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 13। ये 13 आपका टोटल शेप का एरिया आ जाता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। एक बड़ा मशहूर पार्ट आता है ट्रेपीजियम का, अभी हम जरा उसको देखेंगे आगे जब आएंगे उस तरह के सवाल। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है जो अभी मैं तुम लोग को बताया है। चलो यार एक और सवाल देखते हैं, और ये बड़े मजे का सवाल है। यहाँ पे हमें कह रहा है इन द डायग्राम ट्राइंगल के एल एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एन एम। जहाँ पे हमें ये पता चला कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, हम
बगैर आगे कुछ भी पढ़े हम इसको कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियोज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। दो ट्राइंगल है, KLM और LNM। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, KLM और LNM। तो ऊपर के शुरू के दो लेटर KL, नीचे के शुरू के दो लेटर LN इज इक्वल टू ऊपर के आखिरी के दो लेटर LM और नीचे के आखिरी के दो लेटर N, और फिर ऊपर का पहला और आखिरी यानी KM और नीचे का पहला और आखिरी यानी LM। ये जो अभी हमने काम किया है ये आगे का पूरा क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड KM। KM कैलकुलेट करना है, और KM आपकी ये पूरी वाली लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो जरा चेक करो, क्या KM हमारे रेशो में कहीं आ रहे हैं? हाँ देखो ये रहा KM। यानी ये काम करते हैं, पहले यहाँ की वैल्यूज फिल कर लेते हैं। KL की वैल्यू गिवन है, KL की वैल्यू गिवन है 15 ओवर, LN की वैल्यू गिवन है, LN की वैल्यू गिवन है 10। मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन पिक कर रहा हूँ ये वाली लाइन से। ठीक है, तो KL की 15 थी, LN की 10 थी, फिर LM की वैल्यू गिवन है 18, और एक LM इधर भी आ रहे 18, और लास्टली NM की वैल्यू नहीं गिवन, ये X हो जाएगा, और KM की भी वैल्यू नहीं गिवन, ये X हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बने हैं, अब हमने इनको यूज करना है। ठीक है, अच्छा ये X नहीं लिखो यार, इसको X थोड़ा मिसगाइडिंग हो जाएगा, इनके एक्चुअल नाम लिख लो। इसका X का नाम था NM, और दूसरे वाले का नाम था KM। ठीक है, तो यार सबसे पहले पार्ट में क्या ढूंढना है, हमने KM ढूंढना है। तो हम एक फ्रैक्शन वो पिक करेंगे जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू गिवन है, और एक फ्रैक्शन वो पिक करेंगे जिसमें आपका KM आ रहा है, यानी पहला और आखिरी फ्रैक्शन पिक करेंगे पहले पार्ट के लिए। तो पहला पार्ट आपका बनेगा 15/10 इज इक्वल टू KM/18। सिंप्लीफाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो 9 सिंपली जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 3 इज इक्वल टू KM। तो KM की वैल्यू कितनी आएगी, KM की वैल्यू आएगी 9 3 ज़ा कितना होता है 27। तो KM की वैल्यू आ गई 27। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने क्या ढूंढा है? अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ढूंढी है, कितनी कितनी आई थी 27। ये 27 आ रही है। जो जो चीजें ढूंढते जाओ ना उसको लिखते भी रहा करो कुछ डायग्राम में। फिर पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड KN। KN ढूंढना है। या मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जो हमने रेशोज बनाए हैं यहाँ पे कहीं KN आ रहा है? यहाँ पे कहीं KN नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बताओ KN किस लाइन पे लाई कर रहा है? ये आपका लाई कर रहा है लाइन KM पे, सॉरी, हाँ KM पे। अच्छा KN तो नहीं गिवन, मुझे बताओ अगर किसी भी तरीके से मुझे NM पता चल जाए तो हम उसको 27 से माइनस करके KN ढूंढ लेंगे, ऐसे ही है। अब ये चेक कर लो कि NM गिवन है या वो भी नहीं गिवन। तो जरा यहाँ पे आओ, ये NM देखो गिवन है यहाँ पे। तो हम अब वो वाला रेशो यूज करेंगे, वो वाला फ्रैक्शन यूज करेंगे जिसमें आपका NM आ रहा है। तो ये पहले के दो फ्रैक्शंस पिक करेंगे। पार्ट 2 पे आ रहे हैं। पार्ट 2 में पहले के दो फ्रैक्शंस हैं। पहला है 15/10, या यार इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 3/2 आ रही थी ना। हाँ, तो 3/2 इज इक्वल टू 18/NM। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, NM उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 × 2 = 12। अच्छा ये NM निकाला है, NM हमने नहीं ढूंढना था, हमने ढूंढना था KM। तो N से M आपकी कितनी आ रही है 12, यानी यहां से लेके यहां तक आपका है 12। तो यार ये टोटल 27 था, 27 में से 12 हटा दो। 27 - 12 कितना होता है, 27 - 12 आपका आता है 15। तो हमने ढूंढना था KN। KN के लिए 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15।
और ये 15 हमारी कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है, ये 15 हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। P इज द पॉइंट ऑन एल एम। आपकी लाइन एल एम पे ना कहीं पॉइंट P लाई कर रहा है, सच दैट पी एन, जब पी एन मिले, यानी पॉइंट एन ये रहा, और पॉइंट एन, पॉइंट पी जहां पे भी हो इस लाइन पे, जब वो मिल रहे हैं ना, तो इट इज पैरेलल टू एल के, लाइन एल के ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट पी कहीं पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाते हैं एल के पे, क्योंकि पॉइंट एल के और पी एन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन बनाएं और इसको पूरा यहाँ पे ले जाएं, और पॉइंट एन से वो लाइन को बनाएं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट पी है। अच्छा, अब इसको देख के परेशान नहीं होना है कि ये चीज़ तो सिर्फ आईपैड में है और हम लोग असल लाइफ में कैसे करेंगे। तो असल लाइफ में तुम लोग को ये नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम ने तुम्हें ये नहीं बोला कि पॉइंट पी बना के दिखा दो कहाँ पे बना हुआ है, ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए किया है। तो यहाँ पे अब ये है कि हमारे पास पॉइंट पी आ गया, और अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एन पी एम। आपने एरिया देखना है किसका, ट्राइंगल एन पी एम का, ओवर द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम के एल पी एन। के एल पी एन कौन सा ट्रिपीजियम है, के एल पी एन, ये वाले ट्रिपीजियम का एरिया देखना। अब देखो, हमने ऐसी कोई चीज नहीं सीखी जिसमें आपका ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा हो, नीचे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ रहा हो। यानी क्या है ये, इनडायरेक्ट तरीका होगा कोई जिसके थ्रू हम ये सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अलग अलग एरिया निकालते हैं। एक काम करते हैं, पहले एन पी एम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यार, आपकी लाइन एल के और आपकी लाइन पी एन, ये आपस में क्या थी, ये आपकी आपस में पैरेलल थी। अगर अभी हम हर चीज को हटा दें और सिर्फ इस ट्राइंगल को देखें, बड़ा वाला, तो क्या ये ट्राइंगल बड़ा वाला किसी और ट्राइंगल से सिमिलर हो सकता है। ट्राइंगल बोलेंगे हम, ये ट्राइंगल एन पी एम बोलेंगे। इसकी वजह क्या है, मैं एक मिनट तुम लोग को समझा रहा हूँ। मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ। ए एल ई एम एम 12। हाँ चलो, ये साइड पे ट्राइंगल देखो। हमारी लाइन के एल और लाइन एन पी क्या थी, ये हमारी पैरेलल थी, ऐसा ही है। तो अगर हमने इसको देखना है कि सिमिलर है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसके तीन एंगल इक्वल हैं। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसका एक एंगल तो ये इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, शेयर्ड एंगल है। उसके बाद यहाँ पे एफ प्रॉपर्टी के हिसाब से जो एंगल इधर होगा वो एंगल इधर होगा, और जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इन ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। तो मुझे बताओ, अगर हमने एरिया निकालना है, ठीक है, हम सबसे पहले एरिया जो है निकाल सकते हैं किसका, ट्राइंगल छोटे वाले का, कौन सा, ट्राइंगल एन पी एम का। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होता है जी हमारा एरिया वन ओवर एरिया टू इज इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ वन डिवाइडेड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ टू का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वन ओवर एरिया टू इज इक्वल टू, लेंथ वन किसकी रखें, छोटे वाले ट्राइंगल की रख लेते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, छोटा वाला ट्राइंगल है आपका एन पी एम। इसकी एक लेंथ हमें कौन सी पता है, 12। तो हम यहाँ पे रखेंगे लेंथ वन में 12 ओवर, फिर बड़ा लेंथ टू में कौन सा रखेंगे, लेंथ टू में बड़ा वाला ट्राइंगल रखेंगे। और हम अब इसकी 12 की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी, 15 और 12, 15 प्लस 12 कितना होता है, 27। तो इसका हमने क्या करना है, इसका हमने होल स्क्वायर कर देना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 3 के टेबल पे 12 आता है 4 पे,
27 आता है 9 पे, तो ये होगा 4/9 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये अभी हमने जो एरिया निकाला है वो निकाला है NPM का, और नीचे जो एरिया है वो है KLM का। अच्छा यार, मुझे एक चीज़ बताओ कि हमने क्या क्या ढूंढना था। हमने ढूंढना था एरिया किसका, NPM का, और किसका ढूंढना था, ट्रेपीजियम KLPN का। इसमें से हमारा एक काम तो हो गया, ट्राइंगल NPM का एरिया आ गया 16। अब ट्रेपीजियम KLPN इसका एरिया कैसे निकालोगे। सिमिलैरिटी हमें कहीं पे भी नहीं सिखाती कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक बात पता है कि आपका ट्राइंगल KLM इसका पूरा एरिया किसके बराबर है, 81 के। और ट्राइंगल NPM इसका एरिया किसके बराबर है, इसका एरिया 16 के बराबर है। अगर हम 81 में से 16 माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा हमारे ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए हम 81 में से 16 को माइनस करेंगे। 81 माइनस 16 कितना होता है, इसको मैं जल्दी से कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। 81 माइनस 16 आपका होता है 65। यार देखो, मुश्किल यहाँ बस हो गया, अब आसान काम है। आपके पास ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल NPM भी आ गया, आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम KLPN भी आ गया, वो कितना है 65। हमने दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 और 65 इन दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे यहाँ पे। तो पार्ट 3 में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल NPM कितना था, 16 ओवर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम KLPN कितना आ रहा था, 65। इसको हमने डिवाइड करके लिख दिया। ये देख लेना, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो ठीक है, नहीं सिंप्लीफाई हो सकता तो फिर यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और ये हमें पता है कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, और ऑड नंबर भी क्या है, जो कि 5 का मल्टीपल है, तो ये किसी और टेबल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो है कितने मार्क का, अभी जो हमने काम किया है ना, ये 1 मार्क का काम था, ये आई थिंक 2 मार्क का काम था, ये हाँ 2 मार्क का काम। 2 मार्क का काम कब होगा, जब आपको मुश्किल काम करना होगा, आपको लेंदी काम करना होगा। यानी ट्राइंगल के एरिया नहीं ढूंढने होंगे, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ढूंढना होगा, तो ये चीज होती है। अगर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 1 मार्क का सवाल होता, और इसमें हम लोग सिंपली अपना फॉर्मूला पुट कर देते जो कि हमने यहाँ पे पुट किया है। लेकिन इनडायरेक्ट काम करवाए ना, इस वजह से 2 मार्क का है। और ये स्टैंडर्ड चीजें, इसके अलावा किसी तरीके से क्वेश्चन टेस्ट नहीं होते। मतलब अगर तुम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को 2-3 दफा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हारे 2 मार्क एग्जाम में पक्के हैं। तो ये चीज होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया। अच्छा यार, आगे सवाल पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, और हमें कह रहा है AD एंड BE इंटरसेक्ट एट C। 2 लाइनें आपकी AD और BE जो कि पॉइंट C पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, और हमें इसने कंफर्मेशन दी हुई है कि ट्राइंगल C जो है और ट्राइंगल EDC जो है, ये आपस में क्या है, ये आपस में सिमिलर है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और EDC सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब ट्राइंगल ABC ये है, ट्राइंगल CDE ये है। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि जो ये एंगल होगा वही आपका ये वाला एंगल होगा। क्या वजह है, एक्स प्रॉपर्टी, आमने सामने वाले एंगल आपके इक्वल होता है। तो इसको लिखो अपने पास, सबसे पहले एंगल, तो एंगल BCA ये आपका इक्वल है एंगल DCE के। क्या वजह है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, क्या वजह है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर बाकी के 2 एंगल्स पे आ जाओ। अब क्या मैं यहाँ पे एंगल बी को और एंगल डी को इक्वल बोल सकता हूँ। वजह क्या है, सर्कल प्रॉपर्टी। यार ये आपका जो एंगल है, इसका अगर तुम देखो किस कॉर्ड से बन रहा है ये वाला, तो ये इस कॉर्ड से आपका ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, और इसी कॉर्ड से आपका ट्रायंगल ये वाला बन रहा है।
तो अगर आपका सेम कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे सेम साइड पे ट्राइंगल बनता है तो उसके एंगल क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। यानी जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। और यही चीज हम वाइस वर्सा दूसरे वाले एंगल्स के लिए भी देख सकते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कि इसको हम इक्वल बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल इक्वल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस ट्राइंगल का कॉर्ड देखो तो ये इधर कॉर्ड बना हुआ है आपका जो कि इनविजिबल है, और इसी कॉर्ड से आपका एक ये ट्राइंगल भी बन रहा है। तो सेम कॉर्ड से सेम साइड पे जब सरकमफ्रेंस पे ट्राइंगल बनते हैं तो उनका सरकमफ्रेंस वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमने तीनों एंगल को प्रूव कर दिया। अब इसको लिख लेते हैं। तो चलो, एक और एंगल हम कैसे प्रूव करेंगे। एंगल ए बी सी ये इक्वल है आपका ए डी ई के। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी है। बेसिकली जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है ना, इसका नाम होता है सेम सेगमेंट। ठीक है, और फिर आखिरी वाला एंगल, एंगल आपका बी ए डी, ये आपका इक्वल होगा बी ई डी के। और ये भी कैसे इक्वल है, ये भी आपकी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्वल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने तीनों एंगल प्रूव कर दिए। पहला पार्ट था जिसके 3 मार्क थे। अब आगे आ जाओ, पार्ट 2, जहाँ पे भी हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखी, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखी साइड की, हमें समझ आ जानी चाहिए कि वो आपसे कोई और साइड पूछ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जो ये रेशो दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी और ईडीसी का, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोज के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है ईडीसी। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। ऊपर के शुरू के 2 लेटर, नीचे के शुरू के 2 लेटर, ऊपर के आखिरी के 2 लेटर, नीचे के आखिरी के 2 लेटर, और फिर ऊपर का पहला और आखिरी लेटर और नीचे का आखिरी और पहला लेटर। वैल्यूज देख लो, फिल कर लेते हैं। ए बी, ए बी गिवन है हमें, ए बी देखो हमें नहीं गिवन। फिर ई डी, ई डी भी हमें नहीं गिवन। ठीक है, फिर बी सी, बी सी गिवन है 5.5। तो ए बी और ई डी हमें नहीं गिवन थी, लेकिन हमें बी सी गिवन है 5.5। और डी सी गिवन है, डी सी चेक कर लेते हैं, डी सी नहीं गिवन। ए सी गिवन है, ए सी गिवन है 5, तो इज इक्वल टू ए सी गिवन है 5। और ई सी गिवन है कितनी, ई सी गिवन है 2। 5.5 के नीचे कौन सी लेंथ है, डी सी। अच्छा जी यार, यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसकी ना न्यूमरेटर वाली वैल्यू गिवन है ना डिनोमिनेटर वाली गिवन है, तो ये समझो ऑलमोस्ट यूजलेस है। लेकिन बाकी जो फ्रैक्शन है उसमें एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें ऊपर और नीचे वाली वैल्यू भी गिवन है, और एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें डी सी अननोन है। पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। हमें वही लेंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए डी। कॉर्ड ए डी कौन सी है, कॉर्ड ए डी ये वाली है। अपने रेशोज में चेक करो, ए डी कहीं गिवन है, रेशोज में एडी तो गिवन नहीं है, यानी इनडायरेक्ट काम है। यार ए डी पे 2 लेंथ लाई कर रही है आपकी। एक लेंथ है आपकी ए सी जो कितनी गिवन है 5, और एक लेंथ गिवन है सी डी। अगर मुझे किसी भी तरीके से सी डी या डी सी पता चल जाए, 2 तरीके होते हैं ना एक लेंथ को बोलने के, या तो सी डी या डी सी। अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें 5 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। अब ये चेक कर लो कि क्या सी डी या डी सी गिवन है। तो देखो ये रहा, डीसी गिवन था। हम यहाँ पे डीसी की वैल्यू ढूंढेंगे, डीसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो 5.5 ओवर डी सी इज इक्वल टू 5/2। टू यहाँ पे 5.5 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, डी सी यहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई डी सी। 5 को इधर भेज दो, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इज इक्वल टू डी सी। और अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका कितना होता है 11, और 11 डिवाइडेड बाई 5, डी सी की वैल्यू आएगी 11/5, या इसको तुम बोल सकते हो 2.2। ठीक है, ये डीसी की लेंथ आ गई 2.2। लेकिन डीसी नहीं ढूंढनी थी, ए डी ढूंढनी थी। तो कॉर्ड ए डी हमने देखा कि किन 2 लेंथ से बन रही है, एक ए सी और एक सी डी। ए सी की वैल्यू कितनी है 5 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, और सी डी की लेंथ अभी हमने निकाली कितनी 2.2। इनको प्लस कर दो, 5 + 2.2
7.2 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो, 7.2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब आगे सवालों पे चलते हैं। अच्छा, अब आगे एक दो सवाल ऐसे हैं जो कि हमारे सर्कल प्रॉपर्टी के साथ मिलके आते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे सवाल देखेंगे जो कि सर्कल प्रॉपर्टी से मिलके आते हैं। जरा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इसकी। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? A B C and D आर पॉइंट्स ऑन सर्कल सेंटर O। चार पॉइंट्स हैं जो आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और उन सब का सेंटर क्या है? उन सब का सेंटर O है। TA and TC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पे। और TDOB इज अ स्ट्रेट लाइन। एंगल ATO इज इक्वल टू x डिग्री। शो दैट ट्राइंगल AOT कौन सा है? AOT ये वाला है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCT। अब कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारी चार प्रॉपर्टीज होंगी। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, फिर एंगल एंगल साइड, और फिर RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। अब देखते हैं इसको करना कैसे। यार, सर्कल प्रॉपर्टी को जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे करेंगे, और उसके थ्रू हम इसको इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले सेंटर से जो लाइन निकलेंगी वो क्या होंगी? वो आपकी रेडियस होंगी, यानी OA और OC, ये आपकी इक्वल लेंथ है। और OB भी आपका रेडियस है, और OD भी आपका रेडियस है। अच्छा देखो, एक लेंथ तो आ गई हमारे पास। कौन सी? OA और OC। अच्छा मुझे बताओ, जब रेडियस टेंजेंट से मिलता है, जब इधर रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा एक और चीज, ट्राइंगल AOT था ना, ट्राइंगल AOT और ट्राइंगल OTC, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो क्या हम साइड OT को ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल की शेयर्ड साइड है, दोनों ट्राइंगल की सेम लेंथ है ना? तो अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि एक साइड आपकी बराबर आ रही है, दोनों उसमें 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं, और 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज भी बराबर है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? RHS के थ्रू। सबसे पहले आर क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा है? TAO, ये आपका इक्वल है एंगल TCO के। कितना है? 90 डिग्री। वजह क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट। प्रॉपर्टी का नाम है रेडियस एंड टेंजेंट। फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल प्रूफ करना है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा? TO। TO किसके बराबर है? TO के। वजह क्या है? शेयर्ड लेंथ है। और लास्ट में हमने एक साइड इक्वल प्रूफ करनी है, और वो कौन सी थी? OA इज इक्वल टू OC। क्या वजह है इनको इक्वल बोलने की? ये रेडियस है। अच्छा, रेडियस का प्लूरल जो होता है ना, वो रेडाई होता है। तो ये रेडाई ऑफ सर्कल है, इस वजह से बराबर है। तीनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तुमने 3 पॉइंट्स में। अब आगे तुम एक कंक्लूजन वाली लाइन लिख दोगे कि हेंस अकॉर्डिंग टू RHS प्रॉपर्टी, ट्राइंगल AOAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCT। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ पार्ट बी पे। फाइंड इन टर्म्स ऑफ x, गिविंग योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल, एंगल AOT, एंगल OAB, और रिफ्लेक्स एंगल ADC। AOT कौन सा है? AOT ये वाला एंगल है। और AOB कौन सा है? AOB ये वाला एंगल है। इनको ढूंढ लेते हैं जरा। या मुझे बताओ, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है, 90 और x। तो तीसरा एंगल कैसे ढूंढोगे? 180 में से 90 और x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, इसको तुम लोग करके भी देख लेना। 180 माइनस 90 माइनस एक्स। तो 180 माइनस 90 कितना होता है? 90। तो ये आपका आ गया 90 माइनस एक्स। एंगल AOT तो ढूंढ लिया। एंगल AOB कैसे ढूंढोगे? आसान है।
ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 90 माइनस एक्स है। दूसरा कैसे निकालोगे, 180 में से ये माइनस कर दोगे। तो दूसरा कैसे आएगा, 180 में से 90 माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। 180 माइनस 90 कितना होता है, 90। तो ये 90 प्लस एक्स आ गया। तो दूसरा वाला एंगल भी आ गया 90 प्लस एक्स। दो एंगल ढूंढ लिए शुरू के, इसको लिखते हुए चलते हैं। ए ओ टी कितना है, 90 माइनस एक्स। और ओ ए बी, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लगा एंगल ए ओ बी ढूंढ पूछा है उसने, लेकिन उसने पूछा है आपसे एंगल ओ ए बी। ओ ए बी, ये वाला एंगल पूछ रहा था। अच्छा चलो, इसके लिए फिर हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। मुझे बताओ, ये आपका क्या बन रहा है, रेडियस। दो रेडियस जब एक कॉर्ड से मिल जाए तो क्या हो जाता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, ये आपका बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ए। तो हमें पता है जब 90 प्लस एक्स में हम प्लस करेंगे ए और ए को, तो टोटल कितना आना चाहिए, 180। तो 90 प्लस एक्स, ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए आपका 2a होता है, इज इक्वल टू 180। 90 को 180 से ले जाके सब्ट्रैक्ट करो, 180 माइनस 90 कितना होता है, 90। तो x प्लस 2a इज इक्वल टू 90। अब a को सब्जेक्ट बनाना है ना, x को दूसरी साइड पे ले जाओ। तो 2a इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। और फिर 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को दूसरी साइड पे ले जाओ। तो a इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। कौन सा, पार्ट 2, जिसमें हमने एंगल ओ ए बी ढूंढना था, ए की वैल्यू बतानी थी। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 माइनस एक्स ओवर 2। तो ये आपका आ गया 90 माइनस एक्स ओवर। आखिरी पार्ट पे आ जाओ। आखिरी पार्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी, देखो एक होता है एंगल ए डी सी, एक होता है रिफ्लेक्स एडीसी। फर्क क्या है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि आपका एंगल जो है ना, जो भी आंसर आएगा एंगल एडीसी का, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 360 में से। ये एक चेंज होता है इसका, ठीक है। तो एंगल एडीसी देख लेते हैं कौन सा वाला है, एडीसी, एडीसी, ये वाला एंगल ढूंढना है। अच्छा एक काम करते हैं, अपनी ये चीजें हटाते हैं यहाँ से। अच्छा यार, एंगल एडीसी ये ढूंढना था। अब हम यहाँ कैसे ढूंढेंगे, हमें ये बात पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था, ये आपका पूरा था 90 डिग्री। या बल्कि नहीं, हम इंफॉर्मेशन नहीं हटा सकते, इंफॉर्मेशन तो जरूरी है। अच्छा, तो ये पूरा कितना था, 90 डिग्री। ये आपका था एक्स, ये था आपका 90 माइनस एक्स। ये आपकी कौन सी शेप बन रही है, ये आपकी बन रही है टेंजेंट काइट। दो रेडियस जब दो टेंजेंट से मिले और वो दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाए, तो जो एंगल ऊपर होते हैं वही एंगल नीचे होते हैं। यानी ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपका 90 माइनस एक्स होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका एक्स होगा। असल में हमने ये एंगल ढूंढना है, ए डी सी का, ये वाला एंगल। ठीक है, मतलब हम तरीका जो करेंगे, हम तरीका क्या करेंगे, हम पहले ये वाला एंगल ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स का मतलब है कि 360 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इस वाले एंगल पे आ जाएंगे। अब ये वाला एंगल ढूंढना ना असल असल चैलेंज है, कि ये एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल। तो अब ये एंगल ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। वो ये कि देखो, ये अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये मैं एक मिनट यहाँ से हटा रहा हूँ चीज़ें, हमारा ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल मुझे बताओ कैसे बन रहा है, डायमीटर के थ्रू बन रहा है। ये आपका डायमीटर है, दो रेडियस मिलके क्या बनाते हैं, डायमीटर। और इन डायमीटर के कॉर्नर से जब दो लाइनें निकलें और वो आपकी सरकमफ्रेंस पे आके मिले, तो ये क्या होता है, ये आपका पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी आपकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये किसके बराबर होगा, 90 के। और मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक
यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, ए के। तो मुझे बताओ अगर इस पूरे 90 में से ये ए को हटा दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और जब हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल हमने पहले से निकाला हुआ है, तो हम थर्ड एंगल भी आसानी से निकाल देंगे। तो हमने क्या करना है, 90 में से ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ए की वैल्यू ये आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 90 माइनस एक्स ओवर 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 90 - 90 प्लस x/2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 90 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ×2 ×2। तो ये हो जाएगा 180 - 90 प्लस x/2। और 180 - 90 कितना होता है, 90 प्लस x/2। ये हमारे पास आंसर आया कहाँ का, ये आंसर हमारे पास आया इधर का, ये इधर का है। कितना आ रहा था, देखो ये आ रहा है आपके पास 90 प्लस x/2, 90 प्लस x/2। या मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल है आपके पास 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये एंगल है 90 प्लस x/2। थर्ड एंगल ढूंढ लोगे, थर्ड एंगल ढूंढ लो यहाँ पे आसानी से। ये सेंटर से लाइन निकली सरकमफ्रेंस पे गई, ये आपका क्या था, रेडियस। ये सेंटर से लाइन निकली सरकमफ्रेंस पे गई, ये क्या था आपका, रेडियस। तो ये अगर 90 प्लस x/2 है तो ये भी कितना होना था यार, ये भी 90 प्लस x/2 होना था। ये 90 प्लस x/2 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 प्लस x/2 होगा, यानी जिसको हमने अभी क्या नाम दिया हुआ है, बी का। तो हमने क्या निकालना है, हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। यानी बी बी मिला के क्या बनेंगे, 2b। हम 360 में से 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 360 में से हम क्या माइनस करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे 2b को। और 360 - 2, बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 90 प्लस x/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 360 - 90 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे ये माइनस इधर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -90 हुआ। और फिर आपका ये माइनस जब इधर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा। तो 360 - 90 आपका होता है 270। तो इसका आंसर आ जाएगा 270 माइनस एक्स। इसको यहाँ पे नीचे लिख दोगे, 270 माइनस एक्स। तो देखो, अभी जो हमने ये पूरा एंगल वगैरह का पार्ट किया है, ये आपका सर्कल प्रॉपर्टी का काम था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी वाली लगाई हो, ठीक है। सिर्फ इसका पहला पार्ट था कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का। और बाकी जितने भी पार्ट हैं ये सब सर्कल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, जिसमें पहला एंगल बड़ा आसान था और दूसरा भी बड़ा आसान था। तीसरा वाला हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि हमने ये देखा नहीं था कि रेडियस और ये रेडियस है। तो हमने ये 90 प्लस x/2 पहले से जब पता चल ही गया था, तो हमें ये भी पता होना चाहिए था कि ये भी 90 प्लस x/2 होगा। और फिर रिफ्लेक्स एक नई चीज थी। और रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हमें उसने कौन सा एंगल ढूंढने को बोलता है, एंगल ADC। और एंगल ADC किसके बराबर है, बी और बी यानी 2b की। तो 360 में से हमने ये बी और बी को सब्ट्रैक्ट करना था, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया, 360 माइनस 2b करके बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी। 2 से 2 कैंसिल करके जैसे बेसिक बॉड मास करते हैं, और उससे हमने आंसर निकाल लिया। चलो जी, आगे आ जाओ। अब आगे वाले पार्ट में हमें कह रहा है, पार्ट सी में, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जो आपका ऊपर सर्कल दिया हुआ है उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, हमने ऊपर रेडियस वैसे तो मार्क किए थे, लेकिन एक दफा फिर से कर देते हैं। सेंटर से जो भी लाइन निकले और सरकमफ्रेंस पे जाके मिले, वो लाइन हमारी क्या होती है, वो लाइन हमारी रेडियस की होती है। यानी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये रेडियस है, और ये सब किसके बराबर है, ये सब आपके 6 के बराबर है। फिर हमें कह रहा है गिवन दैट x = 35 डिग्री। एक एंगल भी था हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 35 डिग्री। तो अब हमें एंगल भी एक पता चल गया, जो कि कितना गिवन है, 35 डिग्री। और एक और चीज जो कि हमने ऊपर ट्राइंगल में मार्क की थी, वो ये कि जब आपका रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो आपका कितना डिग्री एंगल बनता है, तो आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वर्क आउट BT, BT की लेंथ निकालनी है। तो BT कौन सी लेंथ है, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट टी ये रहा। यानी ऑल द वे टी से लेके
बी तक की लेंथ निकालनी है। अब यार देखो, मुझे बताओ, बी टी की लेंथ में कौन कौन सी लेंथ आ रही है। एक आपकी आ रही है टी डी, ठीक है। एक आपकी आ रही है डी ओ, जो कि आपका क्या है, रेडियस है, और ये हमें मालूम है कितना गिवन है, 6। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है ओ बी, और ओ बी भी हमारा क्या है, रेडियस है, वो भी कितना गिवन है, 6। यानी देखो, हमें मेजॉरिटी लेंथ पता है, ठीक है, हमें डी से लेके बी तक की पता है। कुछ ना कुछ करके ना, अगर हमें टी से लेके डी तक की पता चल जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा। है कुछ भी नहीं, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। देखो, अगर ये वाला जो ट्राइंगल इधर बना हुआ है, इसको मैं अलग से बनाऊं, इसको मैं जरा एक मिनट यहाँ पे बनाता हूँ और दूसरी जगह पे कॉपी करता हूँ। एक मिनट रुको। ये हमारा ट्राइंगल इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे आसान हो गया काम। यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें एक एंगल गिवन है, और अगर हम चाहें तो दूसरा एंगल ढूंढ सकते हैं 180 में से ये 90 और 35 को माइनस करके। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड भी गिवन है। ये हम कैसे ढूंढेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। एंगल जो हम यूज करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, ऑपोजिट, और जो थर्ड साइड बच जाती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एडजेसेंट होती है। अभी हमने हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, और हाइपोटेन्यूज बेसिकली हमारी कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, हाइपोटेन्यूज हमारी टी से लेके ओ तक की लेंथ है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। हमें ऑपोजिट गिवन है और हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 35 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है, 6 है, ओवर हाइपोटेन्यूज अननोन है। हाइपोटेन्यूज को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, एक मिनट रुको, हाँ, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय साइन 35। इस चीज को देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 6 डिवाइडेड बाय साइन 35, आपका इसका आंसर आता है 10.461। अच्छा यार, देखो, मुश्किल काम सब हो गया। और अभी जो हमने लेंथ ढूंढी है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक की ढूंढी है, वो हमने टी से लेके ओ तक की ढूंढी है। कितनी, 10.461। हमने ढूंढनी कहाँ से कहाँ तक की थी, हमने ढूंढनी थी टी से लेके बी तक की। अब टी से लेके ओ आ गई हमारे पास 10.461, और ओ से बी हमने क्वेश्चन में बता दी गई थी कि रेडियस है वो कितने के बराबर है, 6 के। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम लोग ने सिंपली इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर देना है। तो बी टी निकालने के लिए 10.461 प्लस 6, इसका आंसर आ जाएगा 16.461 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। इसको आंसर में लिख देंगे 16.461। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दिए हुए हैं, और इसकी थ्योरी में कह रहा है द डायग्राम शोज टू सर्कल डेट टच एट सी। पॉइंट सी पे दोनों सर्कल टच हो रहे हैं। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन स्मॉल सर्कल सेंटर एक्स। ए बी और सी जो है ना, ये आपके स्मॉल सर्कल के पॉइंट्स हैं, और इस सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स है। सेंटर होने का ये मतलब है कि यहाँ से जो भी लाइन निकलेगी वो या तो रेडियस होगी या डायमीटर होगी, अगर वो सरकमफ्रेंस पे जाके मिल रही है। फिर सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन लार्ज सर्कल सेंटर वाई। सी डी और ई ये बड़े सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इनका सेंटर जो है वो इनका सेंटर है वाई। फिर हमें कह रहा है कि ए एक्स सी वाई ई एंड बी सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ए एक्स सी वाई ई एंड बी सी डी ये आपकी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, एंड वाई डी ई इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और एक एंगल हमें गिवन है वाई डी ई इज इक्वल टू एक्स डिग्री का। पार्ट ए में कह रहा है प्रूफ दैट ट्राइंगल बी सी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी वाई। ट्राइंगल बी सी एक्स कौन सा है, ट्राइंगल बी सी एक्स ये वाला है,
ट्राइंगल डी सी वाई कौन सा है? ट्राइंगल डी सी वाई ये वाला है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो साइडें होंगी या एंगल होंगे। साइडें यहाँ पे कोई भी हमें नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंगल को यूज करते हुए प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डायग्राम पे आ जाओ। इसको जरा मैं हाईलाइट कर दूं ताकि हमें पता रहे कि हम किन ट्राइंगल्स के साथ डील कर रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। सबसे पहले जो मुझे सामने एंगल दिख रहा है वो दिख रहा है ये एक्स प्रॉपर्टी वाला। ये एंगल जो भी होगा वो किसके बराबर होगा? वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लिखने वाले पार्ट पे अभी बाद में आएंगे। पहले यहाँ पे सारे एंगल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब बाकी के कैसे निकालेंगे? देखो आसान है। डबल डाई ट्राई डबल सर्कल देके परेशान नहीं होने। देखो, सेंटर एक्स था, सेंटर एक्स से लाइन गई, सरकमफ्रेंस से मिली, सेंटर एक्स से लाइन गई, सरकमफ्रेंस से मिली। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों रेडियस होंगे। और अगर बड़े सर्कल में देखें तो सेंटर वाई से लाइन गई, सरकमफ्रेंस से मिली, सेंटर वाई से लाइन गई और सरकमफ्रेंस से मिली। तो ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी? ये दोनों लाइनें भी रेडियस होंगी। अब मुझे एक चीज बताओ, इस रेडियस के सामने वाला एंगल, इस रेडियस के सामने वाला एंगल, ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। यानी जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। और अगर दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो इस रेडियस के सामने वाला एंगल यानी ये, और इस रेडियस के सामने वाला एंगल यानी ये भी बराबर होंगे। तो हमें दो और एंगल्स पता चले। कौन से वाले? एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो यार आपके दो एंगल्स पता चल चुके हैं तीन एंगल्स में से। ये दो एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल भी बराबर है। इसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो यार ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से, और फिर रेडियस की वजह से ये दोनों एंगल जो हैं हमारे बराबर हैं। तो हमें पता है कि जो आखिरी एंगल बच रहा है दोनों ट्राइंगल्स में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली आपका बराबर हो जाएगा। तो जो ये एंगल आएगा वही आपका ये वाला एंगल आएगा। अच्छा यार, मैं एंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। होपफुली तुम लोग को समझ आ जाती हो कि ये वाले कलर वाले एंगल का मतलब है कि ये इधर वाले के बराबर है। ठीक है, चलो यार अब इसकी थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखा था, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं लिख के अपने पास। और चलो, इसको कहाँ लिखें? ऊपर ही लिख लें। इसको ऊपर लिख लेते हैं, तुम लोग ये काम नहीं करना, तुम लोग को जो जगह गिवन हो उस पर लिख के आना। तो सबसे पहले हम एंगल प्रूव कर रहे हैं। और कौन सा एंगल है? एंगल एक्स सी बी, ये आपका बराबर है एंगल वाई सी डी है। क्या रीजन है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सबसे पहली चीज हो गई। फिर दूसरा एंगल प्रूव करते हैं। दूसरा एंगल कौन सा पिक करें? दूसरा एंगल हम पिक करेंगे जो कि हमने दो रेडियस की हेल्प के थ्रू निकाला है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हमने ये आइडेंटिफाई कैसे किया है? हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि दो रेडियस से आपका क्या बनता है? ये आपका बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं। तो हम इसको प्रूव करने के लिए ये बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी ये बराबर है। देखो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एंगल सी लिया है, यहाँ पे हमने एंगल बी लिया है। ये एक ट्रायंगल का हमने बता दिया। दूसरे वाले ट्रायंगल में हम फिर से बोलेंगे कि एंगल सी और एंगल डी ये बराबर है। एंगल सी एंड एंगल डी। अच्छा देखो, इस पे तुम लोग लिख कुछ भी सकते हो। जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट बात लग रही है वो ये है कि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू इसको प्रूव किया है ना, तो हम दूसरे एंगल को यूज करते हुए इस एंगल को प्रूव करेंगे कि जो एंगल सी है वही आपका एंगल बी है। ठीक है, और ये दोनों एंगल किसके बराबर है? ये दोनों एंगल दूसरे ट्रायंगल में एंगल सी और एंगल डी के बराबर है। वजह क्या है इसकी? वजह हम इसकी बोलेंगे कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, हमने किस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे बोला है?
तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो टू रेडियस व्हेन जॉइंट विद अ कॉर्ड मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसकी जगह खत्म हो गई है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से दो एंगल बराबर है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखने की क्या वजह है? टू रेडियस आर joined बाय अ कॉर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का हो चुका है। आखिरी मार्क लेने के लिए अब देखो, दो एंगल प्रूव कर चुके हैं। तीसरा एंगल हमें पता है कि वो कैसे निकाला होगा, हमने 180 में से ये एंगल और ये एंगल को सब्ट्रैक्ट किया होगा, और सेम चीज दूसरे ट्रायंगल में की होगी, ये एंगल और ये एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो आखिरी वाले एंगल को यहाँ साइड पे लिख लेते। आखिरी एंगल है आपका एंगल बी एक्स टी, ये आपका बराबर होगा एंगल डी वाई सी की। वजह क्या है? ये आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला रीजन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने 3 मार्क के लिए पूरी वर्किंग कर दी। आखिरी में तुम लोग एक लाइन की कंक्लूजन लिख दोगे कि हेंस अकॉर्डिंग टू एंगल 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 प्रॉपर्टी, ट्रायंगल बी सी एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ। पार्ट बी में कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंगल डी सी वाई, एंगल बी एक्स ए। दो एंगल ढूंढने की बात कर रहे हैं। डी सी वाई कौन सा है? डी सी वाई, ये वाला एंगल। और एक और एंगल कौन सा ढूंढने को बोले? एंगल बी एक्स ए। बी एक्स ए कौन सा है? बी एक्स ए, ये वाला एंगल है। तो इनको जरा मार्क कर लेते हैं अपने पास। ये आपका एक एंगल ये वाला ढूंढने को बोल रहे हैं, और एक एंगल ये वाला ढूंढने को बोल रहे हैं। सर्कल प्रॉपर्टी की हेल्प के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो यार सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि आपकी लाइन सी ई जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी डायमीटर है। और डायमीटर जब सर्कमफ्रेंस पे जाके मिलता है और सेम पॉइंट पे जाके मिलता है, यानी डायमीटर के एंड से एक लाइन शुरू हो और दूसरे लाइन से भी एक लाइन शुरू हो, और ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे जाके सर्कमफ्रेंस से मिलें, तो ये कितना एंगल बनाती हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये हमेशा क्या बनती है? ये हमेशा 90 डिग्री की लाइन बनती है। या मुझे बताओ, ये वाला एंगल ढूंढना है ना। मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा किस एंगल के बराबर होगा? इस वाले एंगल के। और अगर मैंने ये एंगल ढूंढना है तो मुझे ये बात पता है कि पूरा एंगल किसके बराबर है? 90 के। 90 में से ये एक्स हटा दो तो इधर पहुंच जाओगे। तो ये वाला जो एंगल बचा है येलो से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कैसे आएगा? ये आपका आएगा 90 माइनस एक्स करके। और ये भी कितना होगा? ये भी कितना 90 माइनस एक्स होगा। सबसे पहला वाला एंगल जो उसने हमने ढूंढने को बोला था एंगल डी सी वाई, वो हमारा आ रहा है 90 माइनस वाई। ठीक है, अब एंगल बी एक्स ए, हमने ये वाला एंगल ढूंढना है। इसको देख लेते हैं, ढूंढने की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि जो ये एंगल है 90 माइनस एक्स, वही ये वाला एंगल होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एंगल 90 माइनस एक्स है, फिर ये एंगल 90 माइनस एक्स है। थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से ये 90 माइनस एक्स और ये 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको मैं लिखवा के करवा देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी। ये आपका 90 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल। ये भी 90 माइनस एक्स है। और इसको फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं ए का। तो ए की वैल्यू ढूंढनी है अभी। ठीक है, तो ए प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आपका बराबर आना चाहिए 180 के। तो ए प्लस 90 प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, और अब क्या बचा? अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए प्लस 90 कितना होता है? 180। माइनस एक्स कितना होता है? -2x इज इक्वल टू 180। 180 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो ए -2x इज इक्वल टू
180 माइनस 180, तो ये आपका बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। तो ए इज इक्वल टू 2x आपका बचेगा, ए को ढूंढना था ना। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2x। लेकिन हमने ये एंगल तो नहीं ढूंढना था, हमने ये बाहर वाला एंगल ढूंढना था ना, एंगल ए एक्स बी ढूंढना था हमने। तो ये हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एंगल जो है ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2x। ठीक है, इसको नीचे जाके लिख देते हैं, 180 -2x, एक मिनट पेन पतला हुआ है, 180 -2x। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है गिवन दैट बी सी इज इक्वल टू दिस, सी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड सी डी इज इक्वल टू दिस। तीन लेंथ दी हुई हैं और एक चौथी लेंथ कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब यार हमारा ये सवाल किसका था, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का। यानी ये जो फोर्थ साइड ढूंढनी है, ये हमारी कैसे निकलेगी, ये 100% आपकी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के थ्रू निकलेगी। तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशो बनाना है। तो दो ट्राइंगल्स थे, बी सी एक्स ओवर डी सी वाई। तो ऊपर के शुरू के दो लेटर बी सी, नीचे के शुरू के दो लेटर डी सी, फिर ऊपर के आखिरी के दो लेटर सी एक्स, नीचे के आखिरी के दो लेटर सी वाई, और फिर ऊपर का पहला और आखिरी और नीचे का पहला और आखिरी। ये वाले जो रेशोज आए ना, ये वाले रेशोज को यूज करते हुए हमने आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओहो, चलो खैर ऊपर से देख लेते हैं इसको। हमें बीसी की लेंथ गिवन है कितनी, 3.5। बीसी की जगह 3.5 लिखेंगे, ओवर डीसी की गिवन है, देखो डीसी हो या सीडी, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो डीसी हमें गिवन है 5.6 इज इक्वल टू, सी एक्स कितनी गिवन है, 3.2 ओवर सी वाई की वैल्यू नहीं गिवन, ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ए ई इज इक्वल टू बी एक्स की लेंथ नहीं गिवन, और नीचे आपकी डी वाई की लेंथ भी नहीं गिवन। अच्छा, हमने जो ढूंढना है, हमने ए ई ढूंढना है। यहाँ पे आपका ए ई कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैंने ए ई यहाँ गलती से लिख दिया, एक मिनट मैं इसको सही करूँ। ये ए ई नहीं, ये सी वाई था। हमने जो ढूंढना है ए ई, ये आपका इन रेशियोज में कहीं भी नहीं आ रहा। इसका ये मतलब है कि ए ई जो है, ये हमारी इनडायरेक्टली निकलेगी। अब जरा डायग्राम पे देखते हैं, ए ई है कौन सी लेंथ, ये ए है, ये ई है। ऑल द वे यहां से लेके यहां तक की आपने लेंथ ढूंढनी है। अब सबसे पहले जो चीज हमें पता है वो ये कि सी वाई क्या है आपका, रेडियस है, और वाई ई भी क्या है आपका, रेडियस है। तो क्या सी वाई की लेंथ हमें पता है यहाँ पे, सी वाई की लेंथ हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम शुरू के दो फ्रैक्शंस को पिक करके निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो काम करना है, इन फ्रैक्शंस को पिक करते हुए सी वाई की लेंथ निकालनी है, ताकि हमारे पास सी से लेके वाई और वाई से लेके ई तक की लेंथ आ जाए। और फिर हमें चाहिए एक्स से लेके सी तक की लेंथ। एक्स से सी या सी से एक्स गिवन है, देखो ये रही 3.2। हमें एक्स से सी गिवन थी कितनी, 3.2। यानी एक्स से सी आपके पास 3.2 है, तो ए से एक्स भी कितनी होगी, 3.2। और अगर मैं टोटल की बात करूं, 3.2 प्लस 3.2 कितना हो जाता है, 6.4। देखो हमारा आधा काम हो गया। हमने ए से लेके ई तक की लेंथ ढूंढनी थी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ में से हमने ए से लेके सी तक की ढूंढी है, जो कितनी आ रही है, 6.4। अब हमने सिंपली सी वाई की लेंथ निकालनी है, तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो चलो इन रेशियोज को यूज करते हैं जो कि हमने ऊपर लिखे हुए। मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, 3.5 ओवर 5.6 इज इक्वल टू 3.2 ओवर सी वाई। चलो यार सी वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सी वाई उधर जाके 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय सी वाई इज इक्वल टू 5.6 जाके इधर 3.2 से मल्टीप्लाई होगा। और जब सी वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5.6 के साथ आपका
3.5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 5.6 डिवाइडेड बाई 3.5, ये आपकी सी वाई की वैल्यू आ रही है 5.12। अब यार देखो, सी वाई की लेंथ भी आ गई है। सी वाई की लेंथ कितनी आ रही है? 5.12, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आई 5.12। अगर सी वाई 5.12 है तो वाई से लेके ई भी कितना होगा? ये भी आपका 5.12 होगा। और अगर टोटल निकालना है ऑल द वे फ्रॉम सी टू ई, तो 5.12 प्लस 5.12, ये आपका कितना हो जाता है? 10.24। अब देखो यार, काम आसान हो गया। सिंपली ए से लेके ई तक की लेंथ निकालनी थी, ए से ई की निकालनी थी। ए से सी हमारे पास आ गई है 6.4, और सी से ई हमारे पास आ गई है 10.24। इनको प्लस कर दो तो हमारा ये पूरा काम हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि जो मेरा मेंशन करना बड़ा जरूरी है, मैं जितनी भी चीजें होती हैं मैं पूरी डायग्राम पे कर देता हूँ। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, ये काम तुम लोगों ने नहीं करना है। ठीक है? अगर क्वेश्चन आपका इधर है ना, तो सारी वर्किंग भी इधर ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी अभी मैंने डायग्राम पे किया है वो तुम लोग क्वेश्चन के आंसर स्पेस में करोगे। भले डायग्राम पे कर लो, मसला नहीं है, लेकिन मार्क्स वहां के नहीं मिलेंगे। तुम अपने लिए कर सकते हो डायग्राम पे आसानी के लिए, लेकिन एट दी एंड फाइनल वर्किंग जो होनी चाहिए ना, वो तुम्हारी इस बॉक्स में दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? ए ई की लेंथ। तो ए ई की लेंथ कैसे निकाली होगी तुमने? ए ई की लेंथ तुमने निकाली होगी, पहले ए से एक्स की लेंथ निकाली होगी, फिर एक्स से सी की लेंथ निकाली होगी, फिर सी से वाई, और फिर वाई से ई। इन सबकी तुमने इंडिविजुअल लेंथ निकाली होंगी। ये आपका रेडियस था, ये आपका रेडियस था छोटे सर्कल का। फिर सी वाई और वाई ई, ये भी आपका रेडियस था बड़े सर्कल का। तो इस तरीके से तुमने पूरी यहाँ पे अप्रोच ली है। खैर, हमारा आंसर आ गया था। तो ए एक्स प्लस एक्स सी का क्या आंसर आ रहा था? ए एक्स प्लस एक्स सी का आंसर आ रहा था 6.4 प्लस, और सी वाई प्लस वाई ई का आंसर आ रहा था 10.24। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 16.64 शायद। मैं फिर भी एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लूँ। 10.24, हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 16.64। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं इसको अगर पर्सनली रैंक करूं तो वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी का। यहाँ पे खैर देखते हैं क्या क्या रहा है। ओ वाई सी इज अ ट्राइंगल। आपका बड़ा वाला ट्राइंगल दिया हुआ है ओ वाई सी। ए इज द पॉइंट ऑन ओ वाई एंड बी इज द पॉइंट ऑन सी वाई। ए आपका एक पॉइंट है ओ वाई पे, बी आपका एक पॉइंट है सी वाई पे। ए बी इज पैरेलल टू ओ सी। आपकी लाइन ए बी जो है ये पैरेलल है ओ सी के। ए सी एंड ओ बी इंटरसेक्ट एट एक्स। आपकी लाइन ए सी और ओ बी पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। पार्ट ए में कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ एक्स। ए बी एक्स यानी ये वाला ट्राइंगल, और सी ओ एक्स यानी ये वाला ट्राइंगल। इनको हमने सिमिलर प्रूव करना है। दो ही चीजें हैं, या तो साइड 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 है या एंगल 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 है। साइड के थ्रू हम यहाँ पे प्रूव कर नहीं सकते, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई। हमने एंगल के थ्रू प्रूव करना होगा यहाँ पे। ठीक है, चल पहले हम लोग एंगल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो सामने दिख रहा है वो मुझे एक्स प्रॉपर्टी दिख रही है। जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। सबसे पहला ये एंगल हमने ये आइडेंटिफाई किया है। फिर अब मुझे बताओ, ए बी पैरेलल लाइन है, ओ सी पैरेलल लाइन है, और ये लाइन इसको आपस में कट करेगी, तो ये क्या बनता है आपका? ये आपका जी बनता है। और जी में जो इधर एंगल होगा वही आपका इधर एंगल होगा। तो ये दूसरा एंगल हमारे पास आ गया है, जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल है।
और लास्ट में अगेन हम जी प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो, ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, और ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक उल्टा जी बन रहा है, जिसमें आपका ये वाला एंगल जो है वो आपका इस एंगल के बराबर होगा। तो थर्ड एंगल भी हमारे पास आ गया, ये वाला। तीनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए। अब इसकी थ्योरी लिख देते हैं ताकि हमारे 3 मार्क पक्के पक्के हो जाएं। चलो, सबसे पहले एंगल, अरे क्या हो रहा है, सबसे पहले एंगल को प्रूफ करते हैं। पहला एंगल कौन सा लिया है हमने, एंगल लिया है AXB, और ये किसके इक्वल बोला है, ये हमने इक्वल बोला है एंगल CXO के। क्या वजह है इनको इक्वल बोलने की, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। फिर एक और एंगल प्रूफ कर देते हैं। एक और एंगल कौन सा लिया है हमने, एंगल ABX, इसको इक्वल बोल रहे हैं हम एंगल COX के। क्या वजह है, अब यहाँ पे जीरो नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल। तो हमने इसको प्रूफ किया है ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। और फिर लास्ट में आखिरी एंगल है हमारा, आखिरी एंगल है हमारा एंगल BAX। ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है आपके एंगल OCX के। इसको भी इक्वल बोलने की क्या वजह है, इसको भी इक्वल बोलने की वजह ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये 3 मार्क यहाँ पे हमारे हो गए। इसके बाद तुम लोग एक लाइन लिख दोगे कंक्लूजन की, कि हेंस अकॉर्डिंग टू एंगल 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 प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABX इज सिमिलर टू ट्राइंगल COX। अच्छा, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें कह रहा है, अब ये कौन सा सवाल है, ये वेक्टर का सवाल है। वेक्टर OA इज इक्वल टू 3A, वेक्टर OC इज इक्वल टू 6C, एंड CB रेशो BY इज इक्वल टू 1:2। जरा मार्किंग करते हुए चलते हैं। सबसे पहले वेक्टर OA किसके बराबर है, 3A के। वेक्टर OA कहाँ पे बनेगा, वेक्टर OA आपका ये वाला होगा, एक मिनट, ये आपका 3A के बराबर है। फिर एक और हमें वेक्टर उसने दिया हुआ था, वेक्टर OC, और ये किसके बराबर है, 6C के। यानी वेक्टर OC जो है ये आपका बराबर है 6C के। ये हमने नॉर्मली जैसे हम लेबल करते हुए चलते हैं वैसे हमने लेबल किया है। आगे हमें उसने रेशो दिए हुए, C/रेशो BY, C/, नहीं सॉरी, C/, नहीं, CB/BY। तो ये आपका होगा CB/BY इज इक्वल टू 1:2, क्या होगा, 1/2। इसका मतलब है CB जो है वो रेशो की टर्म्स में 1 है, और BY जो है वो रेशो की टर्म्स में 2 है। तो यहाँ पे CB जो है, ये CB है, ये रेशो की टर्म में 1 था, और BY जो है ये रेशो की टर्म्स में 2 है। इसको भी मार्क कर देते हैं, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। यार टोटल क्या होगा, C से अगर Y के रेशो की बात करें, टोटल रेशो की, तो टोटल रेशो जो है वो आपका आएगा 3। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है फाइंड एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड और C। मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसमें A और C आ रहे होंगे। कुछ में सिर्फ A आ रहा होगा, कुछ में सिर्फ C आ रहा होगा, कुछ में A और C दोनों आ रहे होंगे। ये एंड और का मतलब होता है। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कौन सा है, वेक्टर ए बी ये वाला है। ये वाली लेंथ आपने ढूंढनी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते ले सकते हैं हम। और वो रास्ते क्या हैं, ए से ओ आओ, ओ से सी आओ, और सी से बी आओ। हमें ए से ओ पता है, ओ से सी पता है, लेकिन सी से बी नहीं पता है। और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम सी से बी निकाल सकें, क्योंकि हमें इस वाली लाइन की ना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मैंने। यह एक और तरीका ये हो सकता है कि हमें ए से बी जाना है ना, ए से एक्स आ जाते हैं, एक्स से बी आ जाते हैं। लेकिन अगेन हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम ए एक्स निकालें और एक्स बी निकालें। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके देख सकते हो।
ए से ओ आ सकते हैं, ओ से बी जा सकते हैं, लेकिन अगेन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू हम ओ से बी पे जा सकें। ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर्स फेल हो जाता है। यहाँ पे आपका एक्शन में आएगा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का चैप्टर। यार उसने ना हमसे ये पहले पार्ट में सिमिलर जानबूझ के प्रूफ करवाए थे। एक काम करते हैं, रेशो लेते हैं। रेशो था हमारा ए बी एक्स और सी ओ एक्स की बात हो रही है ना। इनकी जरा कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस देखते हैं। ए बी एक्स ओवर सी ओ एक्स। तो ये आपका होगा ऊपर के शुरू के दो लेटर, नीचे के शुरू के दो लेटर, इज इक्वल टू ऊपर के आखिरी के दो लेटर, नीचे के आखिरी के दो लेटर, और फिर ऊपर का पहला और आखिरी और नीचे का पहला और आखिरी। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीजें गिवन है। ए बी नहीं गिवन, ए बी हमारे पास नहीं गिवन। और क्या गिवन है, हमें ओ सी गिवन है, या जिसको हम सी ओ बोल सकते हैं। कितना है, 6C है। अच्छा, उसके बाद बी एक्स नहीं गिवन, ओ एक्स भी नहीं गिवन। तो हम इसको बी एक्स ओवर ओ एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए एक्स नहीं गिवन और सी एक्स भी नहीं गिवन। अब यार यहाँ पे मसला पता है क्या हुआ। मसला ये हुआ कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है, और बाकी के जो आपके दो फ्रैक्शंस हैं उसमें कोई भी एक ऐसा फ्रैक्शन नहीं आया जिसमें आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू गिवन है। यानी यहाँ पे अब हमारा ये भी मसला हो गया कि फ्रैक्शन भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए। मतलब हमारे जो हम करते हुए आए हैं चीजें, उसमें ये होता था ना कि आपका एटलीस्ट एक फ्रैक्शन तो ऐसा हो जिसमें आपको न्यूमरेटर की वैल्यू भी गिवन हो, जिसमें आपको डिनोमिनेटर की भी वैल्यू गिवन हो। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं आया जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो। अब यहाँ पे क्या करना है। अच्छा यार, आगे आ जाओ। अब देखो हमारी ये सब फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में मसला नहीं है, हमने जो ट्राइंगल सिमिलर लिए हैं ना उसमें मसला है। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, हमारे ये वाले सिमिलर ट्राइंगल्स तो फेल हो गए ना, हम इसके थ्रू कुछ भी नहीं कर सकते और ना वेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस सी सेम ट्राइंगल को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुझे बताओ ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये बड़े वाले ट्राइंगल में कोई और सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें? कौन सा है? ये छोटा वाला, ये छोटा वाला। वजह क्या है, इसके लिए पीछे कोई ऐसी गैस नहीं कर रहे। वजह ये है कि देखो ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों के एक एंगल जो बराबर होंगे वो ये होंगे। क्यों? क्योंकि शेयर्ड एंगल है, छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद और कौन सा एंगल प्रूव कर सकते हैं हम? ये वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस पे हम पहले काफी बात कर चुके हैं, और ये वही वाला क्वेश्चन है जिसका मैं बोला था इसका हम एक्चुअल पास पेपर का क्वेश्चन एंड में करेंगे। और ये क्यों इक्वल होंगे यार, ये एफ प्रॉपर्टी है। एफ प्रॉपर्टी कब लगती है? जब दो आपकी पैरेलल लाइन हो, तो जो ऊपर एंगल होगा वही नीचे वाला एंगल होगा। तो दूसरा एंगल ये इक्वल प्रूफ करेंगे हम। तीसरा एंगल कौन सा आ रहा होगा? ये वाला, ये और ये पूरा, ये बराबर होंगे। क्यों? अगेन आपकी एफ प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अब हमें काम करना पड़ेगा, हमें इस ट्राइंगल को नाम देना पड़ेगा। नाम कैसे देंगे? एक ट्राइंगल आपका हो जाएगा वाई ए बी, ठीक है, एक आपका हो जाएगा वाई ए बी, और एक आपका हो जाएगा वाई ओ सी, वाई ए बी और वाई ओ सी। अब अच्छा, नाम देके ना खुद भी चेक करना है कि नाम सही दिया है या नहीं दिया। वो कैसे करोगे? यार देखो, वाई ए बी और वाई ओ सी, इसको एंगल के हिसाब से चेक कर लो। वाई ए बी कौन सा एंगल है? वाई ए बी ये वाला एंगल है। और वाई ओ सी कौन सा एंगल है? वाई ओ सी ये वाला एंगल है। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर है। अच्छा, इसकी और कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है? अगर हम बी को पहले लिखें, यानी आखिरी लेटर पहले लिखें, और बीच वाला लेटर आखिरी में लिखें, यानी वाई बी ए, और दूसरे वाले में भी सेम चीज, आखिरी वाला लेटर पहले और बीच वाला लेटर आखिरी में, तो वाई बी ए।
वाई बी ए ये वाला एंगल, और वाई सी ए ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर है? हाँ, दोनों, ये दोनों एंगल बराबर है। अगर तीन में से दो एंगल तुम इक्वल प्रूफ कर रहे हो ना, मतलब ये नाम वाले केस में, तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी सही आएगा। और ये जो तुमने नाम लिखा है, ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वाई ए बी और वाई ओ सी। इसके हिसाब से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए, वाई ए बी वाई ओ सी, क्या कॉम्बिनेशन बनेगी? पहले के शुरू के दो लेटर, यानी ऊपर के शुरू के दो लेटर, नीचे के शुरू के दो लेटर, वाई ए ओवर वाई ओ इज इक्वल टू, फिर ऊपर के आखिरी के दो लेटर ए बी, नीचे के आखिरी के दो लेटर ओ सी, और फिर ऊपर के पहला और आखिरी, नीचे का पहला और आखिरी। चलो जी, मुझे अब एक चीज बताओ। वाई ए, क्या ये गिवन है? वाई ए हमें नहीं गिवन। वाई ओ, क्या ये हमें गिवन है? वाई ओ हमें नहीं गिवन। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक बड़े मजे की चीज है, वो ये कि हमारा जो ट्राइंगल है, हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, वाई से लेके सी वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसकी एक साइड का रेशो हमें पता है। कौन सी साइड का रेशो पता है? हमें वाई से लेके सी का रेशो पता है, कितना? 3, ऐसा ही। और हमें छोटे वाले ट्राइंगल की भी सेम साइड का रेशो पता है, वाई से लेके बी का कितना? 2। तो मुझे बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि रेशो जो है हमारा, वो रेशो है हमारा, वाई ए बी बड़ा वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला वाई ए बी छोटा वाला है, और बड़ा वाला वाई ओ सी है, 2:3 होगा। देखो, बड़ी टेक्निकल चीज है, पहली दफा इस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुश्किल भी है। क्या किया हमने? ट्राइंगल वाई ए बी था, यानी छोटा वाला ट्राइंगल, और एक बड़ा ट्राइंगल है वाई ओ सी, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या इसकी हमें एक साइड जो कि आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग है, उनका रेशो मालूम था? तो वो हमें क्वेश्चन ने बताया था। क्वेश्चन ने में बताया था कि वाई बी का रेशो 2 है, और बी सी का रेशो 1 है। तो इसकी हेल्प के थ्रू हमने देखा कि वाई सी, यानी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड का रेशो कितना आ रहा है? 3। और छोटा वाला ट्राइंगल, उसकी साइड का रेशो कितना आ रहा है? 2। तो यहां से हमने एक चीज ये आइडेंटिफाई की कि वाई ए बी वाला ट्राइंगल और वाई ओ सी वाला ट्राइंगल, इसका रेशो 2:3 है। ठीक है, ये चीज थी असल आइडेंटिफाई करने वाली, रेशो वाली। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, वाई ए हमें नहीं मालूम, वाई ए पूरी यहां से लेके यहां तक की साइड होगी, वाई ओ, वाई ओ पूरी यहां से लेके यहां तक की साइड होगी, हमें दोनों नहीं मालूम। फिर ए बी, ए बी आपकी ये वाली साइड है, हमें नहीं पता। ओ सी आपकी ये वाली साइड है, ये हमें मालूम है। तो इसको लिखते हुए चलते हैं, वाई ए नहीं पता, वाई ओ नहीं पता, ए बी नहीं पता, लेकिन ओ सी पता है, कितनी? 6 सी। और फिर वाई बी, वाई बी कौन सी लेंथ है? वाई बी आपकी ये रही, 2। और वाई सी आपकी कितनी है? वाई सी आपकी 3 है। ये वाला जो फ्रैक्शन था, ये मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। अब काम आसान है हमारा। मुझे एक चीज बताओ कि एक फ्रैक्शन ये हमारा आ गया, जिसकी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। और हमने यहाँ पहले पार्ट में क्या ढूंढना था? ए बी। तो ए बी वाला फ्रैक्शन के हमें नीचे वाली वैल्यू भी पता है, हमने सिंपली ये पहला वाला और आखिरी वाला फ्रैक्शन पिक करके ए बी को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, 2/3 इज इक्वल टू ए बी ओवर 6 था। हाँ, ए बी ओवर 6 चलो जी, 6 यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई, और अदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 6 ओवर 3 इज इक्वल टू ए बी। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो एट दी एंड आपका क्या बच रहा है? आपका एट दी एंड बच रहा है 2 × 2 सी। इसका आंसर आएगा 4 सी। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला सॉल्व हो गया, जिसका आंसर आया 4 सी। ये जो आंसर आएंगे, वेक्टर के चैप्टर में इसकी बात की थी, इसको हमेशा लिखते हुए जाओ। वेक्टर ए बी आया ना, वेक्टर ए बी कितना आया? 4 सी। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी पे लिख दोगे 4 सी, और ये इसकी डायरेक्शन है। पहला पार्ट हो गया, जो कि सबसे ज्यादा टेक्निकल था, आइडेंटिफाई करना। अब आगे वाले आसान है, मुश्किल काम मतलब हमारा हो गया है, अब सिर्फ आसान काम करना है।
और अब हमें कह रहा है वेक्टर सी वाई। वेक्टर सी वाई, आपका पॉइंट सी ये रहा, आपका पॉइंट वाई ये रहा। तो यार अगर सी से वाई जाना है तो सी से ओ आ जाओ, ठीक है, और ओ से वाई चले जाओ। सी से ओ हमें पता है, ओ से वाई अभी नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं कैसे। यार मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल वाई ए बी और ट्राइंगल वाई ओ सी किस रेशो में डिवाइडेड है, 3। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ओ से लेके वाई तक टोटल 3 होगा, ए से लेके वाई तक रेशो की टर्म्स में टोटल 2 होगा, और ओ से लेके ए तक रेशो की टर्म्स में टोटल 1 होगा। अच्छा, ये जो चीज की है, ये भी अगेन सिर्फ अजम्पशन नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का चैप्टर है, जिसमें हमने ये ऑलरेडी बात की भी है कि आपका छोटा वाला ट्राइंगल और आपका बड़ा वाला ट्राइंगल 2:3 के रेशो में डिवाइडेड है। 2 आपका छोटा वाला ट्राइंगल है, यानी यहां से लेके यहां तक, और 3 आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि ओ से लेके वाई तक रेशो की टर्म्स में टोटली कितना होगा, 3। ए से लेके वाई तक रेशो की टर्म्स में कितना होगा, 2। और अगर हमने रिमेनिंग निकालना है ओ से लेके ए, तो 3 में से 2 हटा देंगे तो कितना आएगा, 1। मुझे बताओ, ये एक्चुअल लेंथ है 3A, और इसका रेशो कितना है, 1। अगर 3A रेशो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेशो 2 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 3A को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो ये आंसर कितना आएगा, 6A। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ भी आ गई ओ से लेके वाई तक की, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलो, ये आसान काम है, वेक्टर्स का काम है, इसको करते हैं। क्या ढूंढना था, वेक्टर सी वाई। वेक्टर सी वाई के लिए हमें सी से ओ जाना है, और फिर हमें ओ से वाई जाना है। वेक्टर सी ओ नहीं गिवन, लेकिन ओ सी गिवन। ओ सी गिवन था 6C, लेकिन हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6C। और लास्ट में वेक्टर ओ वाई हमें गिवन है 3A+6A। कितना होता है 3A+6A, 3A+6A आपका 9A होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9A-6C। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। कितने मार्क का था, 2 मार्क का, सिर्फ इतना सा काम करने के लिए। इसके आखिरी पार्ट पे आ जाओ, बल्कि सेकंड लास्ट पार्ट पे आ जाओ। फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशो OX/XB। OX/XB, ये वाला कैसे निकालेंगे। अब देखो, OX और XB के रेशो के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस हिसाब से डिवाइड हुएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता, और ना हम ये कहीं भी निकाल किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जब तक हमारे पास किसी भी चीज को निकालने का सॉलिड प्रूफ ना हो। लेकिन हमें ये बात पता है कि OX और XB का रेशो, जरूरी नहीं है कि हम यही निकालें तो इसका आंसर आए, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो निकाल सकते हैं। मैंने बात क्या की है, या मुझे बताओ, ये हमने जो सबसे पहले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ किए थे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग का ये बना हुआ है। यहाँ पे आपका OX ये रहा, और BX ये रहा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि XB और OX। इसका रेशो बताने ना, इसका हम नहीं निकाल सकते, कोई मसला नहीं है, हम दूसरे का निकाल लेंगे। हम AX या CX का रेशो निकाल लेंगे, या AB/CO का रेशो निकाल लेंगे, और हमें पता है कि किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि बीच में कौन सा साइन डला हुआ है, इक्वल टू का। अब मुझे एक चीज पता है कि एक फ्रैक्शन ऐसा था जिसकी हमें डिनोमिनेटर वैल्यू गिवन थी, और AB की वैल्यू हमने देखो निकाली है सबसे पहले पार्ट में, कितनी, 4C। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि AB/CO ये आपका किसके बराबर है, AB बराबर है 4C के, CO बराबर है 6C के। C से C कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एट द एंड क्या बचेगा, 2:3। और क्या मैं इस 2:3 को ये कह सकता हूँ कि ये आपका BX/OX के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये आपकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, और ये आपकी चीज क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स, उसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रेशियो कितना आया, 2:3। ये हमारा इसका आंसर आ गया 2:3।
ये जो चीज़ अभी की है, ये किसी और चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में एप्लीकेबल है। आपसे अगर किसी चीज़ का रेशो पूछ रहा हो और आप वो ना निकाल सकते हो, तो आप किसी और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख दो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, असल में कॉन्सेप्ट ही ये टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके से बी एक्स और ओ एक्स नहीं निकाल सकते थे। इसी वजह से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए था, कि अगर इनका नहीं निकाल सकते तो दूसरे वाले फ्रैक्शन का निकाल के हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर यहाँ पे खत्म करते हैं इसको। अब आसान आसान काम है, एक एक मिनट के भी काम नहीं। पार्ट टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ एक्स रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स। ये कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? सी ओ एक्स और ए बी एक्स। हमें क्या पता है? हमें पता है कि हम इसकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। तो अभी हमने रेशो निकाले ओ एक्स और एक्स बी का, कितना आ रहा था? 2:3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया वन ओवर एरिया टू इज इक्वल टू लेंथ वन ओवर लेंथ टू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास रेशो पहले से गिवन है 2:3, तो 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9। बस ये काम करना था यहाँ पे। ये हमारा आ गया 4/4:9। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। पार्ट थ्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वाई बी इज टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए बी सी। अगेन, अब हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकालना आता हो हमें। हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट तरीके से निकालेंगे। पहले ट्राइंगल ए वाई बी देख लेते हैं। ट्राइंगल ए वाई बी कौन सा है? ट्राइंगल ए वाई बी ये है, ऊपर वाला। और ट्राइंगल ए बी सी ओ, सॉरी ट्राइंगल नहीं, ट्रिपीजियम, ये वाला है। इसका एरिया निकालना है। आसान काम है। हमें एक बात पता है कि ये जो हमारा पूरा सिमिलर ट्राइंगल है, छोटा और ये बड़ा, किस रेशो में डिवाइडेड है? 2:3। हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखो मैं ऊपर ही करवा रहा हूँ इसको। 2:3 का होल स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? 4/9। ये 4 जो है, किसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटे वाले ट्राइंगल का। ये 9 जो है, किसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? बड़े वाले ट्राइंगल का। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से अगर छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हमारे पास इस ट्रिपीजियम का एरिया आ जाएगा? तो हमने यही काम करना है। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपीजियम के लिए 9 - 4 कर देना है। 9 - 4 कितना होता है? 5। ये एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आ गया। और ये 4 जो है, ये हमारा ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वाई बी आ गया। तो रेशो हमारा क्या बनेगा? 4:5। ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स एंड हो गया।